नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मुताबिश हुसैन और यहाँ पर सबसे पहले बात दिल्ली के उस मामले की करेंगे जिसको लेकर जो है राजनीतिक आपने बयान भी देखे और हंगामे की वजह जो है मुद्दा एक तरह से बना हुआ है। नाबालिग से रेप का जो आरोपी है उसको लेकर दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारी पर रेप की एफआईआर दर्ज की गई है। डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप है और एफआईआर के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी पर भी पति का साथ देने का आरोप है, जिसकी वजह से एफआईआर में 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी गई हैं। साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। तो ये जो मामला है, कैसे इस मामले की सनसनीखेज रेप कांड की परतें खुली, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की डीसीपी नॉर्थ सागर सिंह कलसी से। दिल्ली सरकार के महिला बाल विकास विभाग में काम करने वाले डिप्टी डायरेक्टर प्रिमोदय खाखा बुराड़ी के इसी ग्लोरियस अपार्टमेंट की पहली मंजिल में रहते हैं। फिलहाल आज सुबह पुलिस यहां पर आई थी लेकिन वो नहीं मिले। जो विक्टिम है उसके मुताबिक उनकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई। उसके बाद जो विक्टिम के पिता हैं उनकी मौत हो गई और 2020 में आरोपी विक्टिम को अपने साथ इसी घर में ले आया और आरोप ये है कि 2020 से लेकर 2021 तक वो लगातार उसके साथ में रेप करता रहा और इस दौरान वो गर्भवती हो गई। इसके बाद जो आरोपी की पत्नी है उसने विक्टिम का गर्भपात करवा दिया और पति पत्नी दोनों उसको लगातार धमकियां देते थे कि वो ये बात बाहर ना बताए। इसके बाद जो पीड़िता है उसने सारी बात अपनी मां को बताई और फिर दोनों पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जो पीड़िता है उसके सीआरपीसी 164 में कोर्ट के सामने बयान दर्ज हुए हैं। अब पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं जो दिल्ली पुलिस है वो इस मामले में लगातार जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी आरोपी को सस्पेंड कर दिया है और इस मामले में चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मांगी है। तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस विभाग का काम महिलाओं और बच्चों की देखभाल करना है उसी विभाग के इतने बड़े अधिकारी के ऊपर इस तरह के संगीन आरोप हैं। तो लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 120B यानी कि साजिश का सेक्शन भी लगा दिया है, क्योंकि जो आरोपी है उसकी पत्नी भी इस पूरी घटना में शामिल है। तो 120B भी लगा दिया है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन आजम के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के बुराड़ी थाने का ये मैटर है और हमारे पास हॉस्पिटल से इतला आई थी और 13 तारीख को ये पॉक्सो और 376 के सेक्शंस और अदर सेक्शंस के अंडर ये केस दर्ज हुआ है। हमारे एक नाबालिग लड़की है जो हॉस्पिटल में इलाज कराने उसको उसकी मदर लेकर आती है, तो उसके दौरान जो उनकी ट्रीटमेंट में मेडिकेशन में जो निकला है उसके चलते ये केस हुआ है। स्टेटमेंट ये थी कि ये लड़की जो है इसके मदर फादर दोनों स्कूल में टीचर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस थे। इसके फादर की डेथ होती है 2020 में अक्टूबर में। ये घर में जो क्योंकि फादर की डेथ है, मदर इनके एक गार्डियंस हैं जो साथ में ही इनको मामा भी कहते थे ये, तो ये अपने इसके मामा के पास छोड़ देती है जो कि एक फैमिली फ्रेंड है। वहाँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये लड़की जो है अपनी जो मामी है उसको फरवरी में बताती है कि मेरे साथ ये 3 महीनों में गलत काम हुआ है, मैं ये गलत इसके चलते ये एक्सपेक्टिंग भी थी। इसकी जो मामी है उसने इसको डांटा और जो लड़की की स्टेटमेंट के अनुसार अबॉर्शन भी कराया है। ये बाद में अपनी मदर के पास आ गई। वहाँ इसका जो है स्ट्रेस थी, मन नहीं लगा, माँ को यही बताया। तो लेकिन अगले 2 साल ये टेंशन में और इसमें रही है और ये केस दर्ज करके हमने अभी इन्वेस्टिगेशन टेकअप की है, एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। अभी लड़की का जो बयान जो मजिस्ट्रेट के पास होता है
वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हमने अगले दिन ही उनको अप्रोच किया। वो लोग कह रहे हैं कि स्टेबल जब हो जाएंगी, अभी मोस्ट लाइकली जल्द ही ये न्यूज़ है कि अभी शायद वो स्टेबल हैं। हम रिकॉर्ड करा के और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। विक्टिम और जो एक्यूज है दोनों कहाँ पर मिले थे? ये जो दोनों की फैमिलीज़ हैं, ये मास कम्यून होता है इनका जो चर्च में, तो सेम चर्च को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ही मिले थे और ये एक आपस में इनकी फैमिली रिलेशंस बन गए, तो इस तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना वाले मामले की अब बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से फिर से यहां पर इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पहली नजर में केस बनने पर ही रोक लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय यहां पर दिया है। 28 अगस्त को अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो होनी है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए इस मामले को लेकर कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? जी देखिए, इसमें पिछले शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आधी सुनवाई करने के बाद, पिटिशनर की बात सुनने के बाद इस मामले को आज के लिए रखा था और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कुछ वक्त उन्हें चाहिए, अपने सबमिशन दाखिल करने हैं, तो इस पर उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया। लेकिन पिटिशनर कह रहे थे कि सर्वे पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में मामला बनेगा, हमने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं, तो ही हम इस पर रोक लगाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना की ये बेंच है, उनका ये भी कहना था कि 2 पहलू हैं इस पूरे मामले के। पहला है डेटा कलेक्ट करना या सर्वे करना, जो कि हो चुका है, बिहार सरकार ने बताया भी है कि सर्वे पूरा हो चुका है। और दूसरा है कि उसका एनालिसिस करना, कोई डेटा का विश्लेषण हो, जो सबसे मुश्किल पार्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो लिहाजा वो इस पर देखेंगे कि क्या आगे होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार टिप्पणी भी की थी कि निजी डेटा जो है, निजी, वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इस पर बिहार सरकार ने उसे भरोसा भी दिलाया था कि निजी डेटा सार्वजनिक नहीं होगा। और अब ये मामला काफ़ी अहम स्टेज पर है, जहां पर अब सुप्रीम कोर्ट इसे फाइनली डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा कि बिहार सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला आया है, इसलिए पूरी सुनवाई जरूरी है। फिलहाल रोक लगाने की स्थिति में वो नहीं है, ना वो लोग रोक लगाएंगे। तो फिलहाल जो है सर्वे पर किसी तरह की रोक नहीं है, हालांकि डेटा भी सार्वजनिक नहीं हो रहा है। 28 अगस्त को इस मामले पर एक अहम सुनवाई होगी। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो इस मामले की जो है आज सुना गया 28 अगस्त को, अब इसकी आगे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से यहां पर फिर से एक तरह से इनकार जो है वो किया है। अब आगे बढ़ते हैं और रेप दुष्कर्म के बाद गर्भपात की इजाजत का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा कदम है उसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात की इजाजत जो है वो दी है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक महिला का गर्भपात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि चिकित्सीय प्रक्रिया के बाद यदि भ्रूण जीवित पाया जाता है तो अस्पताल को भ्रूण के जीवित रहने को सुरक्षित करने के लिए सभी सुविधाएं देनी होंगी। बच्चे को कानून के अनुसार गोद देने के लिए सरकार कानून के मुताबिक कदम उठाए। सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट पर सवाल उठाया। कहा शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। देश में कहीं भी नहीं होता कि कोई अदालत अपने से बड़ी अदालत के खिलाफ आदेश जारी करे। हमें आदेश को उचित ठहराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे ये कहते हुए खेद है कि लिया गया दृष्टिकोण संवैधानिक दर्शन के विरुद्ध है। आप कैसे अन्यायपूर्ण स्थिति कायम रख सकते हैं और बलात्कार पीड़िता को गर्भधारण के लिए मजबूर कर सकते हैं। पीड़िता आज या मंगलवार सुबह 9 बजे अस्पताल में जाए। महंगे टमाटर के बाद अब सरकार की कोशिश प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने की है। इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आज से 25 रुपए किलो प्याज बेचना शुरू किया है और साथ ही सरकार बाजार में टमाटर के ऊंचे दामों से सचेत होकर अब प्याज का स्टॉक जो है वो बढ़ा दिया है सरकार ने, ताकि लोगों को जरूरत पर सस्ती कीमत पर प्याज जो है वो उपलब्ध कराई जा सके और टमाटर की तरह ऊंचे दामों का सामना जो है वो ना करना पड़े। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन के मुख्यालय में जो सस्ते रियायती दर पर प्याज की बिक्री की जा रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर जैसे ही खबर पहुँची है जो आसपास के दफ्तरों में जो कर्मचारी थे वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्याज की बिक्री जो है 25 रुपये प्रति किलो की रेट से आज से शुरू की गई है। मेरे साथ विशाल सिंह हैं जो चेयरमैन हैं NCCF के। क्या सोच है इसके पीछे? आपने बहुत दिन तक टमाटर भी बेचा है सस्ते रेट पर, अब प्याज की सस्ते रेट पर बेचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, हम टमाटर तो अभी भी बेच रहे हैं। जो हमारी मोबाइल वैन्स हैं ये टमाटर और प्याज दोनों बेच रहे हैं। जो लक्ष्य था टमाटर बेचने का, प्राइसेस कम हो। अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उपभोक्ता मंत्रालय का जो डेटा उनके पास आ रहा है, उनको ये लग रहा है कि प्याज के दाम ऊपर जा रहे हैं और 3 लाख मीट्रिक टन प्याज NCCF और नेफेड दोनों ने आधा आधा करके ख़रीदा था। हमें 1-1 लाख मीट्रिक टन प्याज और ख़रीदने का ऑर्डर हो गया है और साइमल्टेनियसली हमें ये कहा गया है कि आप प्याज की बिक्री शुरू कराइए। तो हमने दिल्ली में शुरू करा दिया है। हमारे 10 मोबाइल वैन्स ने आज से बिक्री शुरू करा दी है। बिक्री शुरू कर दी जी। और क्या कोई आपने लिमिट भी फिक्स की है, एक व्यक्ति कितना खरीद सकता है? हम ये चाह रहे हैं कि 25 रुपये प्रति किलो रेट है और 2 किलो प्रति उपभोक्ता। इतना आपने सोचा है जी। और क्या आने वाले समय में दूसरे शहरों में भी आप बेचना शुरू करेंगे? क्योंकि खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों में ये दिख रहा है कि दिल्ली के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, कई दूसरे शहर हैं जहां पर प्याज महंगा हो रहा है धीरे धीरे। हम पूरे देश के अंदर बिक्री करेंगे और हमने सारे प्रोसेसेस अपने शुरू करवा दिए हैं। हम बस सरकार के दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का डेटा है। तो जैसे हमें आदेश होगा हम 1 से 1.5 दिन के अंदर हम बाकी स्टेट्स के अंदर भी बिक्री शुरू करा सकते हैं। यानी देश के दूसरे शहरों में भी प्याज की बिक्री जो है वो रियायती दरों पर शुरू की जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ पर आसपास जो दफ्तर हैं वहाँ से यहाँ पर आए हैं। आप प्याज लेने आए हैं? आप? जी साहब, प्याज टमाटर दोनों लेने आए साहब। जी, तो प्याज क्या रेट है आपके लोकेलिटी में? हमारे यहाँ तो जी 40-50 से कम दे नहीं रहे जी किलो के हिसाब में। जी, 1 किलो 50 रुपए के, 40 का ऐसा रेट दे रहे हैं जी। ऐसा रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कितना खरीदा है? अब यहाँ 25 के रेट में मिल रही है सर, इसलिए लाइन लगा के ले रहे हैं जी। लाइन लगा के ले रहे हैं आप। आपके एरिया में कितने में प्याज बिक रहा है अभी? 45 रुपये प्रति किलो। तो ये कब से महंगा हुआ है प्याज? ये 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। तो ये खबर कहाँ से मिली कि आपको सस्ते रेट पर मिल रहा है? यहीं काम करते हैं हम। अच्छा, आप यहीं पे काम करते हैं। मैडम, आपका घर कहाँ पर है? मैं द्वारका में रहती हूँ और वहाँ पर प्याज बहुत महंगा है। कल ही 45 रुपीज़ kg में लेकर आई हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार की, NCCF वालों की, जिन्होंने 25 रुपये अपडेट कर दिया है जी। तो थैंक्स फॉर द गवर्नमेंट। पहले टमाटर बहुत महंगा था तो हमने यहीं से लिया था टमाटर भी NCCF काउंटर से। अब इन्होंने प्याज कर दिया है। प्याज भी महंगा आपके एरिया में भी प्याज महंगा हुआ है? सारी जगह महंगा हुआ है। पहले टमाटर था, अब प्याज है। अब शायद इसके बाद रेट कम हो ही जाए, अगर अब कम मार्केट में भी कम हो जाए। तो आप किस इलाके में रहते हैं? हम हौस खास ही रहते हैं। हौस खास में। तो वहाँ पर क्या रेट है प्याज का? प्याज का 70, 40, 40 सस्ता रेट का खबर कहाँ से मिला आपको? हौस खास रहते हैं, कोई ना कोई खबर तो आ ही जाती है। तो पीछे ही तो रहते हैं साथ ही, तो किसी ने बता दिया, सैर करने गए तो बता दिया बस। तो इस बढ़ी हुई प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ जो लाइन है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। आप लोग भी यहीं पर रहते हैं आसपास? हाँ जी, शाहपुर जाट में। शाहपुर जाट में। हाँ। तो यहाँ पर आपके घर के पास प्याज का क्या रेट है? 40 है। आपके? 40 रुपए। हम साथ में रहते हैं। आप साथ में रहते हैं? हाँ जी। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि जो कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं उनको नियंत्रित किया जाए। टमाटर के मामले में सरकार ने जब सस्ते रेट पर टमाटर बेचना शुरू किया तो उसका काफ़ी अच्छा असर पड़ा था बाजार में और कीमतें नियंत्रित करने में मदद मिली। अब सरकार को उम्मीद है कि प्याज की जो बिक्री 25 रुपये प्रति किलो से आज शुरू की गई है, कल से देश के जिन शहरों में प्याज की कीमतें बढ़ी हैं वहाँ भी रियायती दरों पर प्याज की बिक्री शुरू की जाएगी। NCCF हेडक्वार्टर से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।
भारत के यूपीआई को लेकर दुनिया के कई देश रुचि दिखा रहे हैं। बेहद आसान डिजिटल पेमेंट को पूरी दुनिया अपनाना चाहती है। जर्मनी के मंत्री वॉल्कर विसिंग ने भी भारत में पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया और वो सिस्टम के कायल भी हो गए। भारत में जर्मनी के दूतावास ने इसका वीडियो भी जारी किया है। भारत में जर्मनी के दूतावास ने ट्विटर पर लिखा कि भारत की सफलता की कहानियों में से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यूपीआई हर किसी को सेकेंड्स में लेन देन में सक्षम बनाता है। मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आपसे अपनी ओपनिंग रिमार्क चाहेंगे, जो कि अब आप फिर से चुनाव में जा रहे हैं, 4th टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल का कैसा स्वरूप, पत्रकारिता का कैसा स्वरूप आप देखना चाहेंगे, ये भी हम आपसे पूछेंगे। टीम एनडीटीवी का मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की ओर से। और मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने गुलदस्ते का पहला फूल मध्य प्रदेश को दिया है। आपको हृदय से धन्यवाद। मध्य प्रदेश की जनता सीधी, सरल, सहज, शिष्टाचारी और स्नेहमयी है। यह बहुत ममतामयी प्रदेश है। यहां मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एनडीटीवी न केवल खबरें, बल्कि खबरों की दुनिया में केवल खबर वो नहीं होती जो नकारात्मक हो, उसके साथ कई काम समाज में ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से समाज करता है, लोग करते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं, उनको भी सामने लाने का प्रयास करेगा। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है या मेरा सरकार चलाने का सवाल है, तो मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। हमारी कोई भी योजना जो पिछले 18 साल में मैंने बनाई हो, यह वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट में बैठ के नहीं बनी। मैं तो जनता के बीच से आता हूं। जनता की जो तकलीफें बचपन से मैंने देखी हैं या बीच में समझ में आती है, उन्हीं को देख के हमारी जन कल्याण की नई योजना बन जाती है। उदाहरण के लिए लाडली लक्ष्मी, मेरे मन में कसक थी कि गांव में मैं देखता था बेटा और बेटी के बीच भेद किया जाता था। बेटे का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाई जाए, मिठाई बांटी जाए, परिवार प्रसन्न हो जाता था। और बेटी अगर पैदा हो गई तो कई बार मां का चेहरा भी उतर जाता था। बिटिया को बोझ मानते थे। और तब जब मैंने एक छोटे से कार्यक्रम में, मैं बहुत छोटा था, जब ये कहा कि नहीं बेटी को भी आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी को आने दो, बेटी को आने दो, बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात करना बहुत सरल है। बात मेरे दिल में चुभ गई और मुझे लगा कि भाषण आसन से बेटियां नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में बहुत अनबैलेंस हो गया था। 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा हो रही थी। मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहली योजना बनाई कन्यादान योजना, जिसमें बेटियों की शादी सरकार करेगी, ये फैसला किया। और फिर मैं अपने अफसरों के साथ बैठा और मैंने कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि जिससे बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होगी तो लखपति होगी। बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। उसमें से लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बन गई। किसानों को मैंने देखा था 17-18% ब्याज पर कर्जा मिलता था। बात चुभती थी, कर्ज चुका नहीं पाते थे, ब्याज के कारण इतना बढ़ जाता था। तब हमने 0% ब्याज पर कर्जा देने की योजना बना ली। एक कार्यक्रम में मैंने बुलाए थे पंचायत। हमने कई पंचायतें बुला के अनेकों तरह की योजनाएं लोगों से पूछी कि क्या बनाए। तो हमने एक वरिष्ठ नागरिकों की, बुजुर्गों की पंचायत बुलाई। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा ये रोटी वोटी तो हो जाएगी, लेकिन मरने के पहले तीर्थ तो करवा दे। तो उसमें से बन गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मैंने बहनों को देखा जो गरीब बहनें हैं, कई बार 1500 रुपए के लिए भी बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कह दे माँ किताब दिला दे, माँ फ्राक फट गई नहीं फ्राक दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, 1000 रुपए की व्यवस्था भी ढंग से नहीं कर पाती थी और उसकी आंखों में कई बार आंसू होते थे। उन आंसुओं को देख के मैंने बना दी
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो जो योजना बनी वो जनता की जो तकलीफें देखी, समस्याएं देखी, उनमें से निकल के योजनाओं को बनाने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश में हम सूखी खेती देखते थे, मन में दर्द होता था, किसान जितना बोता था उतना काट के लाने की स्थिति नहीं होती थी। तब मैं भी अपने खेत में कुएं से पानी देता था और ये सोचता था काश अगर हमारे पास नहर होती या सिंचाई की बड़ी व्यवस्था होती तो हमारे खेत भी फसलों से लहलहा जाते। और तब दिमाग में पैदा हुआ सिंचाई का जुनून और यह तय किया कि मध्य प्रदेश में कोई खेत सूखा नहीं रहने देंगे। और इसलिए हमने सिंचाई की विभिन्न योजनाएं बनाई। 2002 और 3 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी 7.5 लाख हेक्टर में, और आज हम पहुंच गए 47 लाख हेक्टर और अब 65 लाख हेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जनता की समस्याएं देख के, तकलीफें देख के लोगों के कल्याण की योजनाएं बनाने का काम किया। जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा शासन यही होता है। जी बिल्कुल। आपने जो थीम, सबसे बड़ी ओवरआर्चिंग थीम रखी है महिला सशक्तिकरण की, उस पर हम आपसे कुछ और चर्चा करेंगे, दूसरे सवाल भी पूछेंगे। आज जो चैनल लॉन्च हुआ है उसकी एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं, यही आपके लिए उद्घाटन का मौका है। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपने महिला सशक्तिकरण की बात कही। मैं समझता हूं कि आप एक बहुत बड़ी क्रांति से एक कदम दूर हैं अभी भी। आप महिला समानता की बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट रहे, लोग किसान के रूप में आपको जानते हैं। इसके पीछे आपने बहुत सोच करके बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये एक बड़ी पहचान बन गई है महिला सशक्तिकरण की जो बात है। मेरा कहना यह है कि महिलाओं के नज़रिए से नीति निर्माण, पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, ये सब देखने का वक्त नहीं आ गया है क्या? या हम उनको पैट्रोनाइज करेंगे कि आप हमारे बराबर हो जाओ, या हम नारी प्रधान समाज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या आप हर चीज़ को महिला के दृष्टिकोण से देखते हैं? आधी आबादी को पूरा न्याय, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और मैंने बताया कि मैं आज से नहीं कर रहा, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैं गरीब बेटियों की शादी किया करता था अपने मित्रों के साथ मिलकर। यहाँ कई पत्रकार मित्र ऐसे बैठे होंगे जो उन शादियों में गए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। हम कुछ मित्र इकट्ठे होते थे, पैसे इकट्ठे करते थे और केवल शादी के कारण लोग बेटी को जन्म ना लेने दें, कोख को कत्ल खाना बना दें। ये सच्चाई है। हम सभ्य समाज में बैठे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो क्यों अनबैलेंस हुआ? इसलिए कि बेटी को बोझ समझ के जब ऐसे साधन आ गए कि जिनके कारण पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय था, दर्द का विषय था कि ये क्यों होता है। एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी दो ही पैदा होते हैं, तो बेटी को बेटे के बराबर दर्जा क्यों नहीं मिलता? उस तकलीफ में से एक के बाद एक योजना निकलती गई और एक जुनून मेरे मन में पैदा हुआ। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें दो, दूसरे गांव जाए तो साइकिल। मैंने बेटी को इसलिए दी कि दूसरे गांव पढ़ने जाए, नहीं तो माँ बाप पढ़ाते नहीं थे गांव में कि कहाँ जाएगी पैदल, छोड़ दो, 8वीं तक पढ़ ली, 5वीं तक पढ़ ली, ठीक है। गांव की बेटी योजना बनाई, प्रतिभा किरण योजना बनाई, शादी की योजना बनाई। फिर मैंने उस बेबस बहन को भी देखा था जो मजदूरी करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी, और बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत पे लेके जाती थी, खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब मन में ये कसक उठती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को कम से कम महीना भर आराम करने का मौका तो मिल जाए, ये दूध तो पिला ले अपने बच्चे को ठीक से। वो भी नसीब नहीं होता था। तब हमने बनाई थी कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे। एक के बाद एक योजनाएं बनती चली गई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा और आगे भी मैं कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, तकलीफदेह सच्चाई है कि नारी और पुरुष की समानता, स्त्री और पुरुष की समानता आज भी नहीं है। कई चीजें महिलाएं भुगतती है, उसको बराबरी के स्तर पर लाना ये मेरा मिशन है। जी, ये बात तो है कि आप लोगों की योजनाओं में एक तर्क होता है और आर्थिक
तर्क संगत उसको कैसे बनाया जाए देखा जाता है। लेकिन ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आप लोगों की ओनरशिप थी, अब उसको चैलेंज तो आ गया है। विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि और ज़्यादा गारंटी और ज़्यादा बेनिफिट दे करके कैसे वोट ले लें। ये चैलेंज है आपके लिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी इसका सही है कि आप उनको कहते हैं रेवड़ी, फ्री बीज, लेकिन आप उसको लोक कल्याण कहते हैं। नाम का फर्क है, आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, हम जो करते हैं केवल वोट बटोरने के लिए नहीं करते हैं। अगर हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई तो 2006 में बनाई, तब कोई वोट नहीं था। साइकिल दी हमने 2007 में दी, तब कोई चुनाव नहीं था। हमने तीर्थ दर्शन योजना बनाई, कोई चुनाव नहीं था। हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं लगातार साल भर बनाते हैं, बातचीत करके जो जरूरत देखते हैं उसकी। वोट लेने के लिए हम कुछ भी दे देंगे, सारी चीजें फ्री बांट देंगे, उसको आप फ्री बीज कह सकते हैं। लेकिन लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रख के तर्क संगत तरीके से अगर कोई योजना बनाते हैं तो वो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। थोड़े से पॉलिटिकल प्रश्न लेना चाहूंगा आपसे समय की मर्यादा को देखते हुए। वो ये है कि इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश का खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा की कमेंट्री, नैरेटिव सब सेट हो जाए, उसके लिए मध्य प्रदेश में आपका फिर से सफल होना, जो कि 20 से 25 साल का कार्यकाल जिसको आप एम कर रहे हैं, वो बड़ा ज़रूरी होगा। और जाहिर है कि इतनी जब 4 बार की इनकम्बेंसी हो तो थोड़ा सा आप फटीग फैक्टर कह लें, बदलाव की इच्छा कह लें, नाराज़गी नहीं होने के बावजूद ये नेचुरल प्रोसेस है। ऐसी क्या बात है जो आप कहेंगे लोगों को और आपको लोग दम लगा करके वोट देंगे और ऐसा नहीं कि बहुमत के थोड़ा नीचे छोड़ दें? संजय जी, मैं यहाँ से जाऊँगा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने 5800 को, और उसके बाद मैं सीधे जा रहा हूँ पिछौर। मेरी एनडीटीवी से प्रार्थना है कि पिछौर के मेरे कार्यक्रम को लाइव देख लें, आपको अंदाज हो जाएगा कि मैदान में स्थितियां क्या है। ये कमरों में बैठ के, दिल्ली और भोपाल के कमरों में बैठ के कुछ लोग बात करते रहे एंटी कन्वेंसी और एंटी इनकम्बेंसी और फलाना और ढिमका, अटीक और फटीक, इसकी मुझे चिंता नहीं है। आज तो मेरे पिछौर का कार्यक्रम आप देख लो, आप अंदाज लगा लोगे। बिल्कुल। इस बार एक और चीज़ें हुई। आपके यहाँ स्थापित तरीके हैं कि उम्मीदवार कब घोषित होंगे, कैसे होंगे। अभी चुनाव का ऐलान बाकायदा हुआ नहीं और मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवार घोषित हो गए। इसका हम क्या मतलब निकालें? मतलब साफ है, हम रिकॉर्ड बहुमत बना के सरकार बनाना चाहते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तैयारी हमारी परफेक्ट है, वो कहते हैं उसके पहले हम कर देते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सुझाव है आपके लिए। मुझे लगता है कमलनाथ जी पर आपको एक मुकदमा करना चाहिए। वो इसलिए कि वो आपके प्रतीकों का, बजरंगबली का भक्त बता के अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद गदा लेकर के घूम रहे हैं। यू शुड ऑब्जेक्ट टू इट। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सफलता मैं मानता हूं कि जो राम का नाम लेने से डरते थे वो आज रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ये भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी जो हिंदू का नाम लेते ही डरते थे कि लोग कहेंगे बड़ा संकीर्ण है, अब वो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्ला रहे हैं और मुख्य धारा में आके मिले हैं। ये जनता ने करके दिखा दिया। इसलिए हाथ में त्रिशूल भी होता है, अब डमरू भी होता है, माला भी होती है और ओम नमः शिवाय का जाप भी लोग कर रहे हैं। हम तो इससे आनंदित और प्रसन्न हैं। हम तो पहले से ही करते चले आ रहे हैं। तो आप ये कैसे कहेंगे कि भाई ये कार्बन कॉपी है, इधर ही रहना? नहीं, मैं तो चाहता हूं ये सर्वव्यापी हो। इसमें क्या दिक्कत है? ये उस समय वोट के लालच में डरते थे कि अगर हिंदू की बात करेंगे तो क्या है, बड़ा संकीर्ण है, हिंदू हिंदू कर रहा है। अब उनकी आंखें खुल गई है और ये चमत्कार हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल, हमारे परंपराएं, हमारा दर्शन, हमारे महापुरुष। अब ये वो देश है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये वो धरती है, संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसने कहा कि नहीं पूरी दुनिया में युद्ध ना हो। लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचे सामुदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार है। अरे हम तो बरसों से कहते चले आ रहे हैं, जियो और जीने दो।
आत्मवत सर्वभूतेषु, सिया राम मैं सब जग जानी, ये मूल है। और इसको अगर कोई स्वीकार कर ले तो ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन केवल चुनाव के लिए स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। मेरी आपसे एक पर्सनल शिकायत है सर, और वो ये है कि आपका जो स्वाभाविक बरसों बरस से लोकसभा की तकरीर से लेके अब जब आप राज्य चला रहे हैं, तो सारी जनता कहती है कि आप बहुत ही मनमोहक, मृदुभाषी, साइकिल वाले मामा हैं। आपको ये बुलडोजर बाबा बनने का क्या शौक चढ़ा? मैं आपको बताऊं, मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना, तब मध्य प्रदेश में 3 समस्याएं थी। एक, डकैतों का आतंक था। ग्वालियर चंबल में बॉलीवुड में फिल्में बनती थी हर साल, चंबल की कसम और पता नहीं कौन कौन सी, डाकू सुल्ताना। हमने उस समय कहा था कि मध्य प्रदेश, मैंने ग्वालियर जाके बैठक की थी, अगर पत्रकार मित्रों को याद हो, ग्वालियर बैठ के जाके मैंने बैठक की थी, और मैंने कहा था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। साल भर के अंदर सारे डकैतों के ग्रोह समाप्त कर दिए, एक डकैतों का ग्रोह नहीं बचा, और बचते इसलिए थे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण भी उनको मिलता था। पूरी तरह से डकैत समाप्त हो गए। हमने नक्सलवाद को सीमित कर दिया, बालाघाट के आगे नहीं बढ़ पाया। एक जमाना था 2003 के पहले, जब एक सिटिंग मिनिस्टर थे, उनकी गर्दन काट के नक्सलवादी ले गए थे, वो जमाना भी था। सिमी के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। तो सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, यह हमारा ध्येय वाक्य है। जनता के लिए तो फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन डाकुओं का क्या करेंगे, नक्सलियों का क्या करेंगे, अपराधियों का क्या करेंगे, माफियाओं का क्या करेंगे? अगर कोई दुराचार करता है किसी बेटी के साथ, तो क्या उसको फांसी का फंदा उसके गले में नहीं डलना चाहिए? मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने तय किया कि ऐसे दुराचारी को फांसी की सजा मिलेगी, कानून बनाया हमने, और बुलडोजर भी चलेगा। इसमें दिक्कत क्या है? जो अपराधी है उनके ऊपर चलता है। जी अब 1-2 आखिरी सवाल और आपसे, जिसमें कि जाहिर है कि ये पत्रकारी ये जिज्ञासा है, वो ये कि सभी पार्टियां इंटरनल सर्वे वगैरह कराती हैं, तो ज़रा ये अंदाज दे सकें कि इस बार के चुनाव में आपको कितनी सीटें मिलेंगी? आपका इंटरनल सर्वे क्या बता रहा है? मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब तक के सारे रिकॉर्डों को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। और ये मैं केवल यहां बैठ के नहीं कह रहा हूं, ये मैं तो 24 घंटे जनता ही में रहता हूं, अब भी जनता ही में जा रहा हूं। जनता के प्यार, स्नेह और समर्थन के आधार पर कह रहा हूं। तो एक और तरीका होता है बीजेपी का, वो होता है कि वोट कटवाने का। क्या मैं आपसे ये आशा कर सकता हूं कि आपको हैदराबाद वाले जो साहब हैं, ओवैसी साहब, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यूपी से लाडली बहना मायावती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कांग्रेस का वोट काटें और आपका वोट शेयर बचा लें? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो गलवैया डाल के साथ साथ है। पहले भले एक दूसरे को गाली देते हो, लेकिन अब मोदी जी के समर्थन की जो लहर देख रहे हैं, तो विरोधी विचारों वाले भी गलवैया डाल के साथ साथ घूम रहे हैं। तो ये तो वो विचार करें। भारतीय जनता पार्टी चुनाव इस पे थोड़ा सा एक फैक्ट, सिर्फ गुजरात में गलबहिया इनके साथ है, लेकिन डैमेज कांग्रेस को किया आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चुनाव में। अब ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोचे, भारतीय जनता पार्टी विकास और जनता के कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। हमने जो काम किया है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल। आपका व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए हम ज़्यादा समय आप दे नहीं पा रहे हैं, वरना हमारे पास सवालों की लिस्ट तो लंबी थी। नहीं, अब तो एनडीटीवी या परमानेंट है, तो मिलते रहेंगे बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। अब एनडीटीवी हमारे तरफ से आपको यही बताना है कि हम सचमुच रीजनल चैनल के जो तौर तरीके हैं कवरेज के, उसको बहुत बड़े पैमाने पर बदलना चाहते हैं, और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ही एक नया पॉजिटिव सकारात्मक तरीका क्या हो सकता है जर्नलिज्म का, जिसमें जन रुचि और जनहित, सिर्फ ये 2 शब्द हमारे दिमाग में रहेंगे कि इसके लिए काम करना है। आपका बहुत शुक्रिया, और आपको अगली चुनावी सफलता के लिए हमारी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। पूरी टीम एनडीटीवी को मैं स्वागत भी करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी मित्रों को। कभी कभी क्रिटिसाइज करेंगे तो डांट तो नहीं पड़ेगी? नहीं नहीं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर।